राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हरियाणा विधानसभा के 3 दिन के सत्र की शुरुआत हो गई है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अभिभाषण पढ़ा। अभिभाषण में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने की चर्चा के साथ साथ सरकार की प्राथमिकताओं की चर्चा की गई। अभिभाषण में हरियाणा सरकार द्वारा लोगों की भलाई की अलग अलग योजनाओं का बखान किया गया। इसके अलावा राज्यपाल ने सीईटी पास युवाओं के लिए भत्ते का भी ऐलान किया। राज्यपाल ने महिला कर्मचारियों की तैनाती पूरे जिले में करने का ऐलान किया। मेरी सरकार ने सभी खरीफ फसलों के लिए हर किसान को 2000 रुपये प्रति एकड़ बोनस दिया है। ऐसा हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है। रबी सीजन 2023-24 में फसलों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए भी 49,000 किसानों को 133 करोड़ 75 लाख रुपए से अधिक की राशि मुआवजा के रूप में जारी की गई है। जिन किसानों की जमीन बिजली की ट्रांसमिशन लाइनों के नीचे आती है उन्हें भी उचित मुआवजा दिया जाएगा। मेरी सरकार ने किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए ई खरीद पोर्टल के माध्यम से 12 लाख किसानों को खातों में एमएसपी पर फसल खरीद की 1,24,000 करोड़ रुपए डाले। मेरी सरकार प्रदेश की वर्तमान जरूरतों को देखते हुए अपनी कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रही है। हमारा किसान ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर हो और उसकी आमदनी बढ़े, इस सोच के साथ नीतियां बनाई जा रही है व निर्णय लिए जा रहे हैं। आज नकली खाद, बीज और कीटनाशक कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। मेरी सरकार इन पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून बनाएगी और किसानों को 100% मुआवजा देना भी सुनिश्चित करेगी। माननीय सदस्यगण, आज हमारे युवाओं को खेल में भी आगे बढ़ने के नए अवसर मिल रहे हैं। हमारे युवा खेल जगत में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरी सरकार के प्रभावी प्रयासों का ही परिणाम है कि प्रदेश के युवा खिलाड़ी वैश्विक मंचों पर रिकॉर्ड संख्या में मेडल जीत रहे हैं। हमें गर्व है, कुछ ही दिन पहले पेरिस ओलंपिक में 2024 में देश को मिले कुल 6 पदकों में से 4 पदक हमारे खिलाड़ियों ने जीते हैं। इसके अतिरिक्त कांस्य पदक विजेता हॉकी की टीम में भी हरियाणा के 3 खिलाड़ी शामिल थे। इसी प्रकार पैरालंपिक में देश को मिले 19 पदकों में से 8 हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीता है। मैं अपनी व हरियाणा सरकार की तरफ से उन्हें शुभकामना एवं बधाई देता हूँ। मेरी सरकार ने हाल ही में 26,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देकर चुनावों से पूर्व किए अपने वादे पर खरा उतरने का काम किया है। सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और पार्ट 2 सहित HKRN के तहत कार्यरत लगभग 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित रखने की गारंटी दी है। मेरी सरकार 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए संकल्पबद्ध है। इसके अलावा 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर दिए जाएंगे तथा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना में माध्यम से 1 लाख मासिक स्टाइपेंड की सहायता भी दी जाएगी। सीईटी की परीक्षा पास करने वाले सभी युवा जिनको 1 साल में नौकरी नहीं मिलेगी उन्हें अगले 2 वर्ष तक 9,000 रुपये मासिक दिए जाएंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अनुसूचित जाति आरक्षण में वर्गीकरण लागू होने का ऐलान किया।
उन्होंने बताया कि कैबिनेट द्वारा एससी आरक्षण में वर्गीकरण आज से लागू हो गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी मैं कुछ देर के लिए अपने कार्यालय में गया था। मेरे सामने कुछ जरूरी फाइलें थी। विधानसभा का महान सदन चल रहा है और मैंने जरूरी समझा कि महान सदन को इस सत्र में उसकी जानकारी मिले, जो पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, जो अनुसूचित जाति में वर्गीकरण को लेकर के। इस नोटिफिकेशन से को हमारी कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी। आज हरियाणा में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण के वर्गीकरण का जो फैसला किया था वह आज तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा और शाम 5 बजे के बाद वो मुख्य सचिव की वेबसाइट के ऊपर से आमजन उसको अपलोड कर सकेंगे। दूसरी तरफ विपक्ष ने भी विधानसभा में सरकार को घेरने की कोशिश की। पराली, बेरोजगारी, एमएसपी और डीएपी खाद की कमी के मुद्दे को विपक्ष के अलग अलग नेताओं ने विधानसभा में उठाया। खाद के लिए लाइन में फिर रहा है, कहां उसको किसान को अपने खेत तैयार करने हैं, खाद मिल नहीं रही है और आपकी सरकार ये यहां पर उपाध्यक्ष महोदय स्टेटमेंट देती है खाद की कोई कमी नहीं है, तो हमारे झज्जर में क्यों नहीं मिल रही? क्या कारण है कि क्षेत्रों में लाइन लग गई? इतने बार कहने के बाद भी, रिक्वायरमेंट कहने के बाद भी, फोन करने के बाद भी एक भी जगह पर जो है खाद, डीएपी की खाद नहीं मिल रही है। पराली को लेकर केवल किसानों को कहना, क्यों नहीं एनजीटी की गाइडलाइंस को हम पूरी तरह से फॉलो करते और क्यों किसानों की हम जो है रेड लाइन एंट्री कर रहे हैं और फसल नहीं खरीद की जाएगी? क्यों किसानों को थानों में जाकर आज खाद लेनी पड़ रही है और हमारे क्षेत्र में फसल हमारी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। मुआवजे के लिए हमने बार बार कहा, फिर भी हमारे क्षेत्र में जो है वो मुआवजा देने का काम नहीं किया। हाई टेंशन वायर्स को लेकर लगातार हमारा किसान धरना प्रदर्शन कर रहा है। कई डेथ हो चुकी हैं, अभी पिछले हफ्ते भी हमारे क्षेत्र में बुरावास में इसकी वजह से डेथ हुई। ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। क्या आज डेंगू का बहुत प्रकोप है, हर जगह डेंगू के केस बढ़ रहे हैं और इसके बचाव के लिए अगर सरकार पहले से फॉगिंग कराई होती, सफाई की व्यवस्था ठीक की होती, तो ये आज इतना डेंगू नहीं फैलता। और मुझे हैरानी होती है कि डेंगू को रोकने की बजाय, डेंगू के उपाय करने की बजाय जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी या कर्मचारी हैं वो आंकड़े छुपा रहे हैं। आंकड़े छुपाने से नहीं होगा। अब हमारे परसों में स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि 230 पेशेंट कुरुक्षेत्र में डेंगू के पाए गए, जबकि कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं जिसमें 200 तक कम हो। एक हॉस्पिटल भरे पड़े हैं और लोग, कईयों की जान भी जा चुकी है। तो इस गंभीर पे सरकार को गंभीर होना चाहिए। साल से 2005 से लेकर आज तक से कांग्रेस की सरकारों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, केवल आंकड़ों से खेला गया। और अगर आप 2005 से पहले देखेंगे कितने ऐसे परिवार थे बीपीएल के, तो मैं समझ सकता हूं कि तरक्की पे है हरियाणा। बार देखा कि सड़क बन गई और सड़क के बीच में पेड़ खड़े हैं। मेरे को ये समझ नहीं आया कि पेड़ खड़ा और सड़क बन गई, और जब पूछा जाए तो कह दें ये तो जी परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे हरियाणा के एग्जाम्पल्स सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोग, अन्य प्रदेशों को लोग देखते हैं। एचकेआरएम से करने की कोशिश करते हैं, कहीं किसी सोसाइटी से, लेकिन पक्की भर्ती करने में नहीं होता। मेवात मॉडल स्कूल थे, 8 से 9 हजार बच्चे पढ़ते थे, उनको भी सरकारी तंत्र में कर दिया। जब सरकारी तंत्र सही नहीं था, जब ही तो मेवात मॉडल स्कूल बनाए थे और मेवात डेवलपमेंट एजेंसी और मेवात डेवलपमेंट बोर्ड के तहत करे थे। थोड़ा खर्चा अगर ज्यादा हो रहा था तो बजट सरकार तो ऐसा क्या है कि शिक्षा के ऊपर खर्च नहीं कर सकता। मेरी आपके माध्यम से सरकार से है, उनको फिर से मेवात डेवलपमेंट बोर्ड के तहत हमारे जितने मेवात मॉडल स्कूल से उनको करा जाए, जिससे गुणवत्ता, क्योंकि मैं अभी 3 दिन पहले स्कूल में गया, टीचर नहीं है इंग्लिश का अप्रैल से। 9वीं 10वीं 11वीं का क्या बच्चे पढ़ेंगे सर? उसकी गुणवत्ता को डाउन कर दे। पहले मेवात डेवलपमेंट बोर्ड में 15 दिन में उसमें टीचर आ जाते थे सर। इसी तरीके से शिक्षा की बात करी, शिक्षा के साथ साथ सर स्वास्थ्य की जो बात करी गई, इसमें लूह का। भले ही कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष का चुनाव अभी तक नहीं किया हो, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज पूरी तरह नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में ही दिखे। विधानसभा के सीटिंग अरेंजमेंट में उनकी वही कुर्सी उनको मिली
जो नेता प्रतिपक्ष को मिलती है। उन्होंने विपक्ष का नेता नहीं चुने जाने की चर्चा को बेवजह करार दिया। क्या सवाल उठ रहे हैं? क्यों? कोई नई बात है क्या ये? अभी होगा, पार्टी ने प्रस्ताव करके दे रखा है कमांड को, बन जाएंगे। ये अब कौन सवाल उठा रहा है इस बात को? कौन? कोई इनफाइटिंग नहीं। कर्नाटक में इनफाइटिंग थी क्या? मई में सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने, नवंबर में लीडर ऑफ अपोजिशन चुना गया था। कोई नहीं बात है। सवाल इस बात का, जब किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हमने प्रस्ताव पास करके हाईकमांड पे छोड़। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे आज इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं, उन सवालों पर एक नजर डालते हैं। सवाल नंबर 1, कैसा रहा विधानसभा सत्र का पहला दिन? आज पूरे दिन सदन की कार्यवाही चली। आज कार्यवाही को लेकर हम चर्चा अपनी बहस में करने वाले हैं। राज्यपाल के अभिभाषण में क्या कुछ खास रहा, ये भी समझने की कोशिश आज इस चर्चा में करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष ने क्या बोला, उस पर भी आज बात होगी। साथ ही सरकार ने कौन कौन से बड़े ऐलान किए हैं, आज उन पर भी चर्चा करेंगे। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर कौन बैठा, इसको लेकर भी लगातार चर्चाएं आज पूरे दिन होती रही हैं। नेता प्रतिपक्ष नहीं तय होने पर विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया क्या आई, तो आज ये सवाल और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी बड़ी बहस घूमेगी, जिसमें कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और सीधा अब आपका परिचय हमारे खास मेहमानों के साथ कराएं। बीजेपी से प्रवक्ता डॉक्टर पंकज बेनीवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज बेनीवाल जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता सुरेश रोड़े हैं। सुरेश रोड़े जी, आपका स्वागत है। इनेलो से प्रवक्ता मनदीप केसरी हैं। मनदीप केसरी जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार केसी मलकानिया हमारे साथ हैं। केसी मलकानिया जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मलकानिया जी, शुरुआत आपके साथ कर रहा हूं, उसके बाद राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊंगा। पहला दिन सत्र का, कैसे देख रहे हैं इस कार्यवाही को आप? पहला रिएक्शन आपका इस पर। देखो, राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई, तो विपक्ष के नेता की बात थी। विपक्ष का नेता नहीं चुना गया तो कौन होगा विपक्ष का नेता? तब तो हुड्डा जी विपक्ष के नेता की कुर्सी पर थे। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि विपक्ष के नेता के रूप में अगर कोई और भी हुआ तो हुड्डा जी इस सदन में अपना नेतृत्व करेंगे। उनकी सलाह के साथ ही जो कुछ भी है कांग्रेसी विधायक जो है विपक्ष है वो उसी हिसाब से काम करेगा। और जहां तक सरकार ने, राज्यपाल जी ने अपना अभिभाषण पढ़ा, उसमें उन्होंने कहा कि 2 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएगी, जिन्होंने CAET करेंगे, जो युवक पास कर लेंगे उनके जब तक नौकरी नहीं लगती है 9,000 रुपए मासिक देंगे। फिर अनुसूचित जाति के वर्गीकरण का सरकार की जो रोड मैप है उसको रखा, परंतु विपक्ष ने भी उनको घेरने की कोशिश की। अशोक अरोड़ा जी ने गीता जयंती का मुद्दा उठाया, वहां व्यवस्थीकरण करने का, ये खाने के स्टॉलों को लगाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ये गीता जयंती है, इससे लाभ कमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जबकि उनको उत्तर दिया गया कि पर्यटन के क्षेत्र के रूप में इसको विकसित किया जाता है और उससे लाभ लिया जाता है। इस प्रकार MSP का मुद्दा भी उठाया गया, DAP खाद का भी मुद्दा उठाया गया। सदन में नए चेहरे भी नजर आए। सुरजेवाला, आदित्य सुरजेवाला थे, अर्जुन चौटाला जी थे, आदित्य चौटाला जी थे। तो अर्जुन चौटाला ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने 10 साल नहीं, पिछले 20 साल तक के जो भ्रष्टाचार हुए हैं उनको उठाने की बात कही। और इस प्रकार सदन में जो विपक्ष है वो उन्होंने सरकार की आलोचना भी की। जो गीता बुक्कल काफी तीखी और हमलावर नजर आई। उसी प्रकार अशोक अरोड़ा जी ने भी विपक्ष पर कई प्रहार किए। तो डेंगू का मुद्दा उठाया कि अस्पतालों में बताया जाता है 200, कुरुक्षेत्र में 200 के, वहां एक अस्पताल में 200 मरीज पड़े। तो पराली जलाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि जो पराली है, गरीब किसान है, वो उसको खेती करनी होती है, इसलिए जलानी पड़ती है और इसके लिए जो कोई और प्रबंध किया जाना चाहिए सरकार के
द्वारा मशीनरी दी जानी चाहिए जिससे पराली का उपयोग किया जाए। और डीएपी खाद जो है वो जब किसान बुझाई करते हैं उस समय जरूरत होती है। सरकार कहती है कि खाद की कमी नहीं है और लोग वहां लोगों की लाइनें लगी हैं। तो इस प्रकार जो सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो झड़प होती है उस तरह कई बार रोकने की कोशिश भी की गई। हुड्डा जी ने कई बार हस्तक्षेप किया जब विपक्षी नेताओं को बोल रहे थे और उसमें सत्ता पक्ष की ओर मंत्री की ओर से जवाब देने की कोशिश की। तो हुड्डा जी ने कहा कि जब आपकी टर्न आएगी तो आप बोलो। तो हुड्डा जी पूरे फॉरम में थे। अभी तो विपक्ष के दो तीन बड़े नेता बोले और उन्होंने खुलकर सरकार की आलोचना की। तो इस प्रकार 70 जो था वो बिल्कुल ठीक ठाक चला। नए चेहरों को मौका दिया गया, नए विधायक हमें सामने आए और उन्होंने भी बड़ी अच्छी तरह अपना पक्ष रखा। चाहे आदित्य सुरजेवाला जी ने रखा, उन्होंने अपने दादाजी से लेकर पिताजी से लेकर सारी बातें की और अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्या को रखा। तो हम मान सकते हैं कि 70 बड़ी अच्छी तरह चल रहा है और विपक्ष अपनी भूमिका ठीक तरह निभाएगा। चाहे विपक्ष का नेता नहीं है परंतु जो हुड्डा जी है वो विपक्ष के रूप में हमारे सामने थे। ठीक है पंकज बेनीवाल जी, मलकानिया जी ने एक संक्षेप में एनालिसिस किया आज की कार्यवाही को लेकर और आखिर में जो उन्होंने बात कही उसी से मैं आगे बढ़ रहा हूं। विपक्ष के विधायकों को हमने देखा काफी तेवर उनके तीखे नजर आए हैं कई मुद्दों को लेकर, आज कैसे देख रहे हैं? नमस्कार पराग जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए आज 15वीं विधानसभा का एक जो नवगठित जो विधानसभा है उसका पहला सत्र था और उसमें महामहिम माननीय बंडारू दत्ता जी ने जो राज्यपाल हैं हमारे, उनका अभिभाषण रहा और उसमें उन्होंने हरियाणा का जो आगे का रोड मैप है वो रखा। उसमें हर एक वर्ग को उन्होंने छूते हुए, चाहे वो कृषि की बात करें, महिलाओं की, युवाओं की, सैनिकों की, खेल खिलाड़ियों की या गरीबों की बात करें, हर एक वर्ग को उन्होंने छुआ और हर एक वर्ग में कैसे हरियाणा अब आगे नॉन स्टॉप थीम की तर्ज पर आगे बढ़ता चला जाएगा, वो सारी आज रोड मैप सबके सामने रहा। बात रही कि विपक्ष के नेता बोल पाए, क्योंकि कल तक ये कह रहे थे कि वो नहीं है, क्वेश्चन आवर नहीं है, हमें बोलने नहीं दिया जाएगा। तो कम से कम आज विपक्ष को ये रहेगा कि सकारात्मक रवैये के तरीके से सदन को चलाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी या हमारे स्पीकर साहब अरविंदर कल्याण जी या डिप्टी स्पीकर कृष्ण मड्डा जी वो हर तरीके से सभी को मौका देते हैं। तो इसमें आज विपक्ष या कांग्रेस के साथी या इनेलो के साथी ये नहीं कह पाएंगे हमें तो बोलने का ही मौका नहीं दिया, क्योंकि कल तक की डिबेट्स में यही कह रहे थे कि सत्र बहुत छोटा है, हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे। तो बहुत सकारात्मक तरीके से आज सदन चला। विपक्ष के साथियों ने अपनी बातें जो रखनी चाहिए थी उस तरीके से अपनी बातें रखी और सत्ता पक्ष ने जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, जो उन्होंने घोषणाएं करनी थी वो घोषणाएं भी वहां पर आज की। तो आज का जो सकारात्मक रवैया सभी का रहा, जैसे हरियाणा आगे बढ़ेगा उसको लेकर के जो आज रोड मैप बंडारू दत्ता जी ने रखा, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी पहल है ये कि आज हरियाणा किस तरीके से जो सीईटी का एग्जाम पास करने के बाद 1 साल तक अगर युवाओं को नौकरी ना मिले, उनको 9,000 मासिक भत्ता दिया जाएगा, तो ये बहुत अच्छी एक पहल है हमारे युवाओं के लिए। जो बेरोजगारी की तरफ हरियाणा में बार बार बातें आती, बेरोजगारी होगी, तो बेरोजगारी खत्म करने के लिए और युवाओं को रोजगार ना भी मिले तो उनको मासिक भत्ता मिलता रहे, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी जी की सरकार बहुत तत्परता के साथ काम कर रही है। और हमने कहा कि हम 2 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे और 5 लाख नए युवाओं को और भी नौकरियों के जो नए जो सिस्टम होगा उसमें लेकर के आएंगे। जैसे हमने आईएमटी मानेसर की आईएमटी खरखोदा की तर्ज पर कहा कि 10 और औद्योगिक शहर बसाए जाएंगे, जिसमें जो नियर बाई गांव के जो बच्चे होंगे उसमें 50,000 के आसपास जो बच्चे होंगे उनको वहां नौकरियों पर लगाया जाएगा। तो 5 लाख के आसपास इन ऐसे बेरोजगार युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। तो हरियाणा की जो सरकार है वो युवाओं को लेकर के पूरी संजीदगी के साथ है। ऐसा मुख्यमंत्री हमारे पास है जो कमिटमेंट के साथ काम करता है, जिन्होंने कहा था जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बनूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आएगी, तो मैं पहले उन युवाओं को जिनकी नौकरियां अधर में लटकी हुई थी, जिनको शपथ पत्र नहीं मिला, पहले उन्हें शपथ पत्र देंगे और उसके बाद मैं मुख्यमंत्री का पद संभालूंगा। तो ऐसे कमिटमेंट वाले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने वो जो कहा वो करके दिखाया और उन युवाओं को नौकरियां दी और उसके बाद खुद शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ग्रहण ली। और उसके अलावा जब कृषि की अगर बात करें कि भाई तमाम मुद्दे उठाए गए, तो हरियाणा एक पहला ऐसा राज्य बनाया, पूरे देश के अंदर मॉडल बनाया जहां पर आज एमएसपी पर फसलें खरीदी जाती हैं, जिसके लिए आज सदन में बातें भी रखी गई। जब अपना अभिभाषण उन्होंने दिया हमारे राज्यपाल जी ने,
और एक आबियाना जो अंग्रेजों के समय से चला आ रहा था, उसकी इस प्रथा को खत्म ही कर दिया। ऐसी भी पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, नायब सिंह सैनी जी की सरकार रही। पुराने साथी जितने भी हैं, पहले की जो चुनाव से पहले की डिबेट्स हुआ करती थी, ये कहते थे घोषणा कर दी, घोषणा कर दी। आज वो घोषणाएं सारी फलीभूत हो रही हैं और धरातल पर आ रही हैं। हर एक हरियाणवी को आगे ले जाने के लिए जो घोषणाएं की जा रही थी, जो हमारा अपना मैनिफेस्टो था, जो संकल्प पत्र था, वो आज संकल्प सारे धरातल पर आ रहे हैं। तो इसके लिए हर एक हरियाणवी आज बहुत खुश है और हमें भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम ऐसी पार्टी के आज प्रवक्ता होकर के जो हरियाणा को आगे ले जाने के लिए विकसित हरियाणा विकसित भारत की थीम पर काम कर रहा है, उसमें हम आज बात रख पा रहे हैं। और आज हरियाणवी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमने तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, दूसरी बार नायब सिंह सैनी जी को मौका दिया। ठीक है सर। सुरेश रोड जी, जो ऐलान हुए, कैसे देख रहे हो उन ऐलानों को आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जैसे हम पहले से कहते थे कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्षी पार्टी के तौर पर सार्थक भूमिका निभाएगी। आज के विधानसभा सत्र से प्रदेशवासियों को देखने को मिला, कांग्रेस पार्टी ने सार्थकता के साथ जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए, राजनीति से ऊपर उठ के उठाए। ये बड़ी बात, हम हमेशा यही दावा करते थे। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि मुख्यमंत्री ने जो कहा वो किया। 8 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि धान की जो फसल है वो 3100 रुपए के हिसाब से खरीदी जाएगी और 2300 रुपए में भी खरीदी नहीं जा रही। आज कह रहे 2300 में खरीद रही। आज ये भी बात सामने आई, कहाँ 3100 और कहाँ 2300। और सच्चाई ये है कि 2300 रुपए क्विंटल भी धान खरीदी नहीं जा रही। तो ये विरोधाभास जो है, ये मुख्यमंत्री के किए गए वादों का पोल खोलता है। 3100 का वादा आपने अभी किया था 8 अक्टूबर को, नव निर्वाचित होते ही सरकार का जैसे बहुमत आया, उन्होंने कहा था कि हम 3100 रुपए क्विंटल खरीदेंगे। ये किसान के साथ देखिए कितना बड़ा धोखा है। पहला वादा, पहला विधानसभा सत्र 3100 की जगह 2300 की बात खुद कबूल कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है। और सच्चाई है कि 2300 भी नहीं मिल पा रहे। डीएपी खाद की जो बात के वादे मुख्यमंत्री कहते थे, बनने के बाद भी कहते रहे अभी भी कि डीएपी की कोई किल्लत नहीं है, डीएपी थानों में मिल रहा है, डीएपी के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। तो इतनी किल्लत है जो सरकार किसान को समय पर खाद और बीज भी उपलब्ध नहीं करा पाती। तो आप उस सरकार को कैसे तो जनहितैषी कह सकते हैं और कैसे किसान हितैषी कह सकते हैं। एक बात बेरोजगार युवाओं के लिए की गई कि 2 लाख रोजगार देंगे, महामहिम राज्यपाल के भाषण में जिक्र हुआ। दूसरी तरफ ये बात भी साथ में जोड़ दी गई, जब तक रोजगार नहीं दिए जाते 9000 रुपए प्रति महीना देगा। अच्छी बात है, दीजिएगा 9000 रुपए प्रति माह उनको, लेकिन इससे ये बात की पोल खुलती है, इसका मतलब आप 2 लाख रोजगार अति शीघ्र देने नहीं जा रहे, आपके पास कोई प्रावधान नहीं, आप यही जो वादा है ये भी भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं। एक बात लैंड ऑर्डर को लेके भी चली, कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा कहा है और इस बार तो माननीय होम मिनिस्टर अनिल विज जी की कोई धमकी उनको मिली, उस बारे में भी चर्चा हुई। जब प्रदेश में अनिल विज जैसे सीनियर जो नेता हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। ठीक कहा हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कि इनको होम मिनिस्टर बना दीजिएगा इस सरकार में भी अनिल विज जी को, ये तब समस्या हल होगी। ये कोई व्यंग नहीं है, ये कानून व्यवस्था के, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के ऊपर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया इस व्यंग के द्वारा भी। और एक बात और भी सामने आई, महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह की सम्मान राशि का भी वादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, इसी चुनाव में किया था। 8 अक्टूबर के बाद भी कहा और 8 अक्टूबर से पहले भी बोला था, लेकिन उसका महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कोई जिक्र भी नहीं। महिला आधी आबादी, यानी आधी आबादी महिलाओं की है और उनकी सम्मान राशि के ऊपर आपने 50% महिलाओं के हक के ऊपर कोई बात नहीं की। तो कहां पर वादा पूरे करने की बात रह गई। पराली की बात हम कर लेते हैं, पराली के अवशेष जलाता है किसान, पराली नहीं जलाता, पराली तो चारे में भी यूज करता है। तो जो अवशेष हैं, हम देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात बताता हूं कि कांग्रेस पार्टी और कोई भी नागरिक, चाहे हरियाणा का हो चाहे हिंदुस्तान का हो, जो पोल्यूशन या प्रदूषण के प्रति स्वच्छता से खिलवाड़ होता है, कोई इसको प्रोत्साहित नहीं करता।
किसान भी एक इंसान है, उसका भी स्वास्थ्य खराब होता है अगर कहीं पराली के अवशेष जलाना पड़ते हैं उसको मजबूरी में। तो ये फेलियर किसका है? ये किसान की ना तो कोई जिद है पराली के अवशेषों को जलाने की, ना किसान को कोई चाव है इस बात का। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मापदंडों को पूरा ना करने में सरकार का फेलियर। आप किसान को सुविधाएं प्रदान कीजिएगा ताकि वो पराली के अवशेषों को ना जलाए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो सरकार को आदेश देता है, सरकार ने किसान की सूद लेनी चाहिए इस विषय पे। आपने हालात ऐसे सामान्य बनाने चाहिए कि किसान को जरूरत ना पड़े पराली के अवशेष जलाने में। इंसान की जान की कीमत जितनी एक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जज की या किसी अधिकारी की है, उतनी ही किसान और मजदूर की भी। ठीक है, स्वास्थ्य अगर खराब होता है तो वो सबको। ठीक है सुरेश जी, अब लौटूंगा अगले राउंड में आपके पास। आपकी कनेक्शन में थोड़ा सा इशू आ रहा है, उसको एक बार और हम दुरुस्त करते हैं, फिर मैं आपके पास लौट रहा हूं। अमनदीप जी के पास अब मैं चल रहा हूं। अमनदीप जी, विपक्ष के तौर पर भूमिका किस तरह सदस्यों की आपने देखी, और जो ऐलान हुए उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे? पराग जी, क्या क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं आप? विपक्ष के तौर पर जिस तरीके का रवैया रहा सदस्यों का, उन पर मैं एक रिएक्शन आपसे चाह रहा हूं, और जो ऐलान हुए हैं जिनका जिक्र अभी पंकज जी कर रहे थे, या फिर जो ऐलान किए गए, उन ऐलानों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या वो भी नाकाफी हैं? सुरेश जी को तो यही लग रहा है। नहीं, देखिए पराग जी, राज्यपाल जी के अभिभाषण, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पे जो चर्चा विधानसभा में आज हुई, उसमें एक बात बड़े स्पष्टता से आई कि केवल मात्र आंकड़े वाला भाषण था। धरातल पर जो हालात हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं। और अगर आंकड़ों पर भी विश्वास किया जाए तो 67% आबादी हरियाणा प्रदेश की, जो कि एक विकसित प्रदेशों में कभी गिना जाता था, जो 2005 तक प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, 2005 तक अपने जो जितने भी आर्थिक रूप से फैसलों के अंदर, चाहे वो वैट के फैसले हों, सबसे अग्रणी प्रदेशों में गिना जाता था। वित्तीय प्रबंधन में सबसे अग्रणी प्रदेशों में गिना जाता था। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जब सत्ता छोड़ी, 2005 तक जिसके खजाने में सरप्लस जो है लोगों की गाढ़े खून पसीने की कमाई पड़ी होती थी, आज वो प्रदेश की दयनीय स्थिति आपके सामने है। करीब अगर मैं नहीं गलत हूं तो 3 से 4 लाख करोड़ का कर्जा प्रदेश के ऊपर है। 70% की आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। तो इस प्रकार से प्रदेश की जो हालात हैं, जो जमीनी हकीकत है, वो जो आंकड़े विधानसभा में पेश किए जाते हैं सरकार द्वारा, वो जो उलझाया जाता है आम जनता को, उससे बहुत दूर है। और जहां तक विपक्ष की बात है, जो मौजूदा ज्वलंत मुद्दे हैं, वो इंडियन नेशनल लोकदल के दोनों विधायकों ने, खासकर से विधायक दल के नेता आदित्य देवीलाल जी ने उठाए कि किस प्रकार से किसान को जहां तो उसका मूल्य देना था धान का, तो एक भी जे फार्म ये बता दें कि जहां पर किसान का जे फार्म शो कर दे हरियाणा सरकार कि हमने एमएसपी पे खरीदा उसकी धान को। और जो सरकारी खरीद एजेंसियों की धान के अंदर जो अनियमितताएं थी, वो स्वयं आदित्य देवीलाल जी ने जाकर मंडी में उनकी पोल खोली कि सरकारी खरीद एजेंसियां, 3 अलग अलग एजेंसियां, 3 मीटर एरिया, तीनों पे अलग अलग नमी आती है एक ही ढेरी धान के अंदर। यानी कि ये बात स्पष्ट होती है कि किसान के धान को नाजायज नमी के नाम पर कट लगा करके जो लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और इनके लुटेरे नेताओं ने जो हमेशा से एक जमाखोरों के रूप में समाज के बीच में रहते हैं, उन्होंने फिर से किया। इनकी मंशा स्पष्ट होती है कि हरियाणा प्रदेश के प्रति इनकी मंशा अच्छी नहीं है, हरियाणा प्रदेश के हितों के प्रति इनकी मंशा अच्छी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी सदैव इसी प्रकार से जो है लोगों को चलाती रही है। हालांकि चुनाव के अंदर इन्होंने जरूर जो है वायदे किए थे, इस प्रकार के वायदे किए, चाहे महिलाओं को 2100 रुपए बेरोजगारी रसोई खर्च का सम्मान देने की बात की हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की हो,
उनकी पोल तो आज राज्यपाल जी के अभिभाषण में ही खुल गई है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ भी प्रदेश की जनता को सुविधा देने नहीं जा रही है और इनकी मंशा स्पष्ट है। ठीक है, इनकी मंशा पूंजीपतिवाद को बढ़ाने की है। ठीक है, सारी प्रदेश की पूंजी कुछ ही मुट्ठी भर लोगों को देने की है और बाकी सारे प्रदेश को जो बच्ची कुची आबादी है उसको भी गरीबी रेखा से नीचे लाने वाली मंशा है इनकी। ठीक है मलकानी साहब, चर्चा आज हम इस बात को लेकर कर रहे हैं, सदन में विपक्ष का रवैया कैसा रहा, किस तरीके के तेवर रहे और जो ऐलान हुए उन पर विपक्ष के दोनों प्रवक्ताओं की तरफ से कोई रिएक्शन सकारात्मक तौर पर नहीं आया। ये जो घोषणाएं हुई, ये जो ऐलान हुए, इनको आप कैसे देख रहे हैं? ये कितने ज्यादा बेनिफिशियरी प्रदेश के लिए साबित होने जा रहे हैं? और जिस तरीके के मुद्दों पर चर्चा विपक्ष के विधायकों ने की है, उन मुद्दों को आपने कैसे देखा मलकानिया जी? जहां तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष ने मुद्दे उठाए हैं। सरकार ने अपना रोड मैप बिल्कुल साफ सामने रख दिया। उन्होंने अपना चुनावी घोषणा पत्र को भी सामने रखा है और कुछ मुद्दे उठाए हैं, जैसे 2100 रुपए महिलाओं को देने की घोषणा की थी, परंतु इसमें राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं है। तो आस्ता आस्ता ये जो मुद्दे, ये विपक्ष का काम है उठाना, जो सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों में घोषणा की है और कौन कौन सी घोषणा की है, उनको जो राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं शामिल है तो उनको उठाया गया है। और जहां तक खाद का विषय है उसको बड़े जोर जोर से उठाया गया है। उसमें विपक्ष ने कहा, अरोड़ा जी ने भी कहा कि ये जो खाद है ये नहीं मिल रही, अगर खाद मिलती होती तो लाइनें क्यों लगती, और खाद अगर लेट मिलेगी तो उसका क्या फायदा होगा, खाद जो अब बिजाई के समय डाली जाएगी। तो इसी प्रकार जैसे महिला को किया है, जो अपने जिला में नौकरी देने की बात की है, 2 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की है, 5 लाख युवाओं को दूसरे ये रोजगार, तो ये मुद्दे उठाए हैं। परंतु विपक्ष ने, जो विपक्ष का काम है, उसने आलोचना की है। विपक्ष ने किसानों की ओर भी ध्यान खींचा है, एमएसपी की ओर भी खींचा है, खाद की ओर भी खींचा है, बेरोजगारी की ओर भी ध्यान खींचा है और कानून व्यवस्था की ओर भी ध्यान खींचा है। ये बिल्कुल सही है। परंतु जैसे पहले सवाल उठाया जा रहा था कि शून्यकाल नहीं होगा, प्रश्नकाल नहीं होगा, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, परंतु मैंने देखा कि कई बार जब विपक्ष बोल रहा था, कुछ प्रश्न ऐसे उठाए जिसका सत्ता पक्ष जो जवाब देने की कोशिश की, परंतु स्पीकर या डिप्टी स्पीकर ने खास तौर पर उन्हें रोका कि जब आपकी बारी होगी या मुख्यमंत्री राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देंगे तब आप इन मुद्दों को उठाना, इन मुद्दों के जवाब बताना, परंतु इसमें आप इनको बोलने दीजिए। कई बार ऐसे उठा, नए नए विधायक, जो नए विधायक हैं, सुमित्री जिंदल से थी या आदित्य चौटाला, अर्जुन चौटाला या सुरजेवाला, ये थे, तो इन्होंने भी अपनी बात रखी, खुलकर रखी, तो इनकी करनी हो। पर जहां तक जब जरूरत पड़ी तो हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो हुड्डा जी ने एज ए विपक्ष के नेता के तौर पर ही काम किया, विपक्ष का नेता ही वो नजर आए। उन्होंने टोका टोकी भी किया और उन्होंने सत्ता पक्ष को रोकने की कोशिश की, अपने जो पार्टी के सदस्य हैं उनको संरक्षण भी दिया। तो मुझे लगता है अगर विधानसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो भी चेयर पे होगा और इसी प्रकार विपक्ष को और नए सदस्यों को मौका देता रहेगा तो वो अपने क्षेत्र की मुद्दों को भी उठाएंगे और जहां जरूरत पड़ेगी सरकार को घेरने की कोशिश भी करेंगे। परंतु मैं समझता हूं कि जो आलोचना सही हो वो सही आलोचना करना चाहिए और जो मुद्दे हैं उनको उठाया जाए, और जो सरकार गलत काम कर रही है तो घोड़े की लगाम खींचने का काम भी विपक्ष का है, और विपक्ष जो है वो सचेतक होगा तो उसके लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा जो है हमारी चलती रहेगी। ठीक है, कई सारे मुद्दे पंकज जी आपके विपक्ष के साथियों ने उठाए, कहा कि इन पर काम नहीं हुआ, वादे तो बहुत हुए लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम करने की जरूरत थी। देखिए पराग जी, चुनाव के दौरान भी इनकी यही बातें रहती थी कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन हरियाणा की जनता ने, जैसा कि राज्यपाल जी के अभिभाषण में रहा, उन्होंने भी कहा कि नीति, नीयत, निष्ठा, निर्णयों पर यह विश्वास जताया है हरियाणा की जनता ने कि कैसे कठोर निर्णय लिए गए हैं, कैसे निष्ठा के साथ काम किया गया, क्या साफ नीयत के साथ काम किया। वो नीयत जैसे कि बिना खर्ची पर्ची की नौकरियों की बात की जा रही थी कि बिना खर्ची पर्ची की जो नौकरियां
हमारे युवाओं को दी गई, जो आज से पहले एक सपना हुआ करता था। पहले तो यही होता था कि जिसके पास पैसा होगा, जिसके एमएलए एमपी से बनती होगी, चलती होगी, वो अपने रिश्तेदारों को या साथ के लोगों को लगा भी देगा। तो जो जैसे बंदर बाट ये लोग कर भी रहे थे कांग्रेस के साथी की 2000 मैं लगाऊंगा, 5000 मैं लगाऊंगा, युवाओं को नौकरी, गोगी साहब कह रहे थे घर भरेंगे, तो वो सारी तमाम बातें भी इनके जहन में होनी चाहिए कि किस तरीके से ये आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पर लगाते थे और उनका खुलासा इन्हीं के पार्टी के कैंडिडेट्स इन्हीं के अगले आने वाले भाषणों में कर देते थे कि हम ऐसा करने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के लिए नियत, नीति, निष्ठा और निर्णय लेने की क्षमता बहुत शानदार है। इसलिए हरियाणा की जनता ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को, नायब सिंह सैनी जी को दूसरी बार मौका देकर के अपनी सेवा कराने का मौका दिया है। भ्रष्टाचार मुक्त की हरियाणा की बात करें या पारदर्शिता की शासन की बात करें या सर्व समावेशी विकास की बात करें कि हर क्षेत्र को आगे रख करके हर जो जिले हैं हर जिलावार हरियाणा को आगे बढ़ाने की अगर बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। परिवारवाद और क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके जो राजनीति को पहल दी है वो भारतीय जनता पार्टी ने, पूर्व में मनोहर लाल खट्टर जी ने और अब नायब सिंह सैनी जी हरियाणा के अंदर लगातार देते जा रहे हैं। अब ये कह रहे कि काम नहीं कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, तो ये जो कमियां निकालने की जो इनकी आदत है वो गलत है। अभी जब माननीय हमारे नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा ने जब अनुसूचित जातियों के जो वर्गीकरण की बात की तो गीता बुक्कल का जब अभिभाषण आया तो उन्होंने उस पर आपत्ति दर्ज कराई और कृष्ण बेदी जी ने तुरंत खड़ा होकर के कहा अगर ऐसा है तो आपके पास हरियाणा में तो नेता है नहीं, अपने शीर्ष नेता से कहलवा दो कि हम आरक्षण के खिलाफ हैं या ये आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो ऐसी बातें जब गीता बुक्कल से कहा गया तो गीता बुक्कल तुरंत यू टर्न लेगी, नहीं मैं ऐसा नहीं कह रही थी। तो ये कांग्रेस की कहनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क है। भारतीय जनता पार्टी हर एक वर्ग के लिए, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे जनरल वर्ग हो, चाहे ओबीसी वर्ग हो, सभी को साथ लेकर के, सभी का समावेश करके हर एक हरियाणवी को आगे ले जाने की बात करती है। जैसे कि एक थीम है हरियाणा एक, हरियाणवी एक, उस थीम पर हरियाणा आज आगे बढ़ रहा है। जैसे कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो मोदी जी की थीम है, उस पर आज हरियाणा आगे बढ़ रहा है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा हरियाणा की जनता ने विश्वास जताया है। और अंत्योदय की भावना से जैसे पंक्ति में अंतिम खड़े हुए व्यक्ति तक सारी योजनाओं का लाभ पहुंचा है। जब राजीव गांधी थे वो कहते थे भाई मैं सेंटर से 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे ही पहुंचता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी अगर सेंटर से 1 रुपया आता है तो अंत्योदय की भावना से उस व्यक्ति को वो 1 रुपया ही मिल जाता है। अगर नायब सिंह सैनी जी 1 रुपया छोड़ते हैं तो नीचे जनता तक 1 रुपया मिल जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीति है कि जो हरियाणा की जनता के लिए, जो हरियाणा के हर वर्ग के लोगों के लिए जो काम करने चाहिए वो काम उनके लिए होते हैं। 500 रुपए की गैस सिलेंडर की बात करें तो मैंने आंकड़ा निकाला है और अभी अभिभाषण में भी मैंने देखा था कि उन्होंने कहा था कि भाई 500 के गैस सिलेंडर अभी तक पोर्टल पर 12,29,000 परिवारों ने पंजीकरण करा दिया है और अगस्त में 1,92,000 उपभोक्ताओं ने गैस सिलेंडर भरवाए हैं। तो आप वो डाटा निकलवा लेना। सरकार के जो कागजात आज अभिभाषण राज्यपाल जी का रहा है वो डॉक्यूमेंट्री है, उस डॉक्यूमेंट्री में से आप चीजें निकालो और 1,92,000 आप सर्च कर लो, आपके सामने आ जाएगा। ये कहते हैं कि आंकड़ों में उलझाने की बात करते हैं। हम आंकड़े ना रखें तो दिक्कत है, आंकड़े रख दे तो बोला आंकड़ों में उलझा दिया। अब मैं कह रहा हूं कि धान की खरीद 60 लाख मीट्रिक टन होनी चाहिए थी, अभी हम ले रहे हैं 60 लाख मीट्रिक टन, हमारा लक्ष्य है, और अभी तक हम कर चुके हैं 50,46,872.45 मीट्रिक टन, इतना ले चुके हैं। और इसके एवज में हरियाणा की जनता को एमएसपी पर 11,296 करोड़ रुपए हम जनता को दे भी चुके हैं, भारत के हरियाणा के किसानों को। ये बैठे के टीवी पर कुछ भी झूठ बोल के निकल जाते हैं कि 15 मिनट बोलना है और बोल के निकल जाएंगे बस और जनता देखती रहेगी। तो इनके जो झूठा नैरेटिव है जो हरियाणा की जनता के लिए ये घड़ने की कोशिश करते हैं, अभी इनको हरियाणा की जनता ने इनको आईना दिखाया कि भाई ऐसे झूठे बातें हमारे सामने ना करो, हमारे लिए जो अच्छे काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो भी हमें दिख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इनको कुछ समझ में आना चाहिए, इनको समझना चाहिए कि हमें झूठी बात यहां बैठ करके नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सुरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, रखिए अपनी बात। जी देखिए, विषय के ऊपर बात होनी चाहिए। बिल्कुल। बात मुख्यमंत्री जी के 3100 रुपए धान का रेट फिक्स करने को थी, जो 2300 में भी नहीं खरीदा जा रहा। ये बात हमने ब्रेक से पहले यानी शुरुआत की बाइट में चर्चा की। 2100 रुपए महिलाओं के समान राशि का जिक्र नहीं होने की चर्चा की। ये ना तो झूठ है, ये फैक्ट है, ये तथ्य है, ये सच्चाई है।
इनके ऊपर बात ना करके बीजेपी के साथी ने क्या बोला कि हम मोदी जी के, खट्टर जी के अनुकरण कर रहे हैं, जनता ने हमारे को तीसरी बार बुलाया। वादों से नहीं आप भाग सकते। आपको तीसरी बार बना दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सरकार की उपलब्धि बताने की बजाय, आप अपनी सरकार के वादों को पूरा करने की कदावत बताने की बजाय आप 2 महीने पीछे चले गए कि आपको जनता ने बनाया है। अरे जनता ने नहीं बनाया, आपको ईवीएम ने बनाया। ये बात बिल्कुल जनता भी जानती है और सब जानते हैं। आप 2 महीने पीछे चले गए, आज के ऊपर चर्चा हो रही है। और एंकर से भी मेरी अपेक्षा थी कि आपने इनको टोकना चाहिए था, तभी मैंने बीच में इशारा किया था कि आप ये प्रचार नहीं करना, यहाँ पर यह कोई गोष्ठी नहीं चल रही, यहाँ पर कोई नाटक मंडली नहीं चल रही है, डिबेट है। आज जो हरियाणा विधानसभा में हुआ तब उसके ऊपर बात होनी चाहिए। अगर हमारे कोई बात गलत है तो आप बताइएगा कि 3100 नहीं, मुख्यमंत्री ने तो 2500 बोला था, 2300 बोला था, ये बताओ। या ये बोलो कि आज 2300 का बात जिक्र नहीं आया। आप ही तो 3100 की बात करते हो 8 अक्टूबर को मुख्यमंत्री बनने के बाद, निर्वाचित होने के बाद, और आप ही आज 2300 की बात कर रहे हो हरियाणा विधानसभा में। और विधानसभा से बड़ा कोई पवित्र स्थान लोकतंत्र में नहीं होता। एक बात बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने शुरुआत में बोली कि हमारे स्पीकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश की। मैं बताना चाहता हूं, माननीय स्पीकर, हरियाणा विधानसभा का जो अध्यक्ष का पद है वो पूरी विधानसभा का है, वो पक्ष और विपक्ष दोनों का है। और कांग्रेस पार्टी भी सर्वसम्मति से स्पीकर साहब के निर्वाचन के लिए बढ़ चढ़कर भाग लेती आपने दिखाई दी थी। यानी स्पीकर भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, संवैधानिक पदों की मर्यादा रखने की थोड़ी सी आदत भी भारतीय जनता पार्टी को डालनी चाहिए। जितना अधिकार भारतीय जनता पार्टी का है उससे भी ज्यादा अधिकार कांग्रेस पार्टी का स्पीकर की पदवी के ऊपर है, क्योंकि हमने तो हमारी पार्टी से संबंध भी नहीं रखते थे, लेकिन उनकी काबिलियत या उनके स्वभाव को देखकर कांग्रेस पार्टी ने उनको अपना समर्थन दिया, बिना शर्त दिया। इस बात को भारतीय जनता पार्टी को हमेशा याद रखना चाहिए। स्पीकर के पद के ऊपर भी आप लोग इस तरीके के बयानबाजी करके उंगली उठा के एक तरह से उसका सम्मान नहीं कर रहे हो। ठीक है सुरेश जी, ऐसा आज की कार्यवाही में लगा क्या? ठीक है, एक बात, हाँ बोलिए। ये आज अगर सभी सदस्यों को, हम भी मानते हैं, हम कोई सिर्फ सरकार के ऊपर उंगली नहीं उठाते। सरकार ने जो वादा खिलाफी की, मैंने बेखूबी उनका जिक्र किया कि सरकार अपने धर्म को नहीं निभा रही है विधानसभा में, लेकिन माननीय स्पीकर की वजह से आज टाइम मिला। जैसे मलकानिया जी ने भी कहा कि विपक्ष को भी टाइम दिया गया, विपक्ष को टाइम नायब सिंह सैनी जी ने नहीं दिया, वो स्पीकर साहब ने दिया। उसके लिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल धन्यवाद करती है कि अगर ऐसे टाइम मिलेगा तो तथ्यों के ऊपर बात होगी, आंकड़ों के ऊपर बात होगी और सार्थक बात होगी, प्रदेश के हित में होगी। एक बात इनेलो के प्रवक्ता साथी ने भी बोली, मैं भी उसका समर्थन करता हूं कि बिल्कुल 70% से चलिए सुरेश जी, आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस हो रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, उसको हम ठीक करते हैं, उसके बाद मैं लौटकर आपके पास आऊंगा। अमनदीप जी आपके पास आ रहा हूं, फिर पंकज जी आप जवाब दीजिएगा एक साथ। सुरेश जी आपकी आवाज अभी क्लियर प्रॉपर नहीं आ रही है कि 70% में दरअसल महाराष्ट्र में था, चुनावी फील्ड में था। ठीक है सर। अमनदीप जी, आज सदन की कार्यवाही के दौरान क्या ऐसा लगा कि विपक्ष के सदस्यों की आवाज दबी रही? जी नहीं पराग जी, देखिए आज तो केवल राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण पे चर्चा हो रही थी। आज ही हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि किस प्रकार से सदन की कार्रवाई आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले समय में किस प्रकार से रहेगी। आज तो जो अभिभाषण पे चर्चा थी उसके तहत जो भी पहले डिसाइड हुआ वो सबको समय मिला और सबने अपनी बात बखूबी रखी। आज मुझे लगता है कि चर्चा का विषय यही होना चाहिए था कि जिस प्रकार से अब भी मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी फिर से आंकड़े गिनवाने लग गए कि भाई इतनी दान खरीदी, वो इतने के पैसे हमने डाल दिए, तो उनसे ये पूछना चाहिए कि भाई ऐसे ही यही तो बात है ना कि आंकड़े आप ऐसे कह दोगे इतने कर्मचारी, 3 लाख कर्मचारी हैं हरियाणा प्रदेश के, इतने हम उनको तनख्वाह देते हैं। अरे इससे, इन पैमानों से क्या प्रदेश की विकास की कोई दिशा तय हो रही है? क्या प्रदेश का कोई विकास दर पता लग रही है इन पैमानों से? क्या इससे ये साबित हो रहा है कि किसान को सिर्फ आप ही ये पैसा दे रहे थे, या किसानों का ये संवैधानिक हक नहीं है ये पैसा लेने का? उल्टा जवाब जिस चीज पे मांगा गया कि किसान का हक तो एमएसपी पर था,
लेकिन आपने तो हर एक भी जे फार्म दिखा दो, एक भी किसान को एमएसपी में धान खरीद दियो। आपकी सरकारी खरीद एजेंसियों के 3 एजेंसियों के, देखिए बिल्कुल हमारे विधायक दल के नेता ने प्रूफ के साथ, वीडियो के साथ धज्जियां उड़ा दी। एक छोटा सा भी इनका बयान नहीं आया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा संवेदनहीन है किसान के प्रति। ठीक है। और जो किसान को मूलभूत जरूरत, ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो भी बनी है 10 साल से, लेकिन किसान का ये हक तो पिछले 50 सालों से चला आ रहा है, सारी सरकारों में निरंतर चला रहा है। लेकिन इनका निशाना, इनकी मंशा जो है किसान को बिल्कुल दबाने की है, किसान को बंधुआ मजदूर बनाने की है। ठीक है अमनदीप जी, मैं जवाब ले लेता हूं क्योंकि समय थोड़ा सा कम बचा है। पंकज जी जल्दी से दोनों का संक्षेप में एक उत्तर रखेगा, फिर मलकानिया जी के पास आखिर में मैं जा रहा हूं। पंकज जी संक्षेप में। आज किसानों के बारे में थोड़ी ज्यादा बात कर रहे हैं, तो किसानों की ही मैं बात कर देता हूं। और अभिभाषण में भी सारी बातें रखी गई हैं। वैसे आबियाना खत्म किया गया, आज से पहले आपकी सरकारों ने तो कभी नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है जिसने आबियाने को खत्म किया। जो अंग्रेजों से चला आ रहा था उसको आप लोग खत्म कर देते। किसानों पे अतिरिक्त भार था कि नहीं था, लेकिन आप लोगों ने तो कभी नहीं सोचा। फसलों पर एमएसपी के लिए किसान रोडों पर आ गए, लेकिन आपकी सरकारों ने कभी नहीं सोचा। ऐसा सोचा, और अगर दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, तो भी आपको परेशानी हो रही है। खरीफ की फसलें जब मानसून देरी आने की देरी से जब मानसून आया था तो 2000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। पहली ऐसी सरकार थी देश के अंदर जो मानसून देरी के आने की वजह से 2000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों के खाते में दे रही है। तो ये भी किसानों के लिए हुआ। चुनाव समय से पहले आ गए थे, इसलिए दिया था। रवि चुनाव समय से पहले आ गए थे, मानसून तो देर हो गया था, चुनाव समय से पहले हो गए थे, इसलिए दिया। अमनदीप जी आप ऐसे ही बोलते रहे, आप करते रहे। भारतीय जनता पार्टी किसानों के हक में काम कर रही है, इसलिए बार बार सरकार भी बना रही है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा रीथिंक करें कि हम लोग कैसे राजनीति करें। ठीक है। रबी की फसल 2023-24 में प्राकृतिक आपदा से 49,000 किसानों ने जो पोर्टल पर दर्ज कराया था, वहां पर 133 करोड़ 75 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए। 133 करोड़ 75 लाख रुपए। ये कहते हैं कि हम लोग सरकार मतलब किसानों के लिए काम नहीं कर रही। ठीक है सर। एक लाइन और, ई खरीद पोर्टल पर 12 लाख किसानों ने एमएसपी पर 1,24,000 करोड़ रुपए दिया गया। एमएसपी की फसलों खरीदने के बाद 1,24,000। अरे ये पहले भी देती थी सारी सरकारें, और आपसे ज्यादा देती थी। ठीक है, चले एक फाइनल रिएक्शन बहुत जल्दी से मलकानिया जी से, बहुत जल्दी से फाइनल सर, बहुत संक्षेप में चाहूंगा चूंकि अब समय खत्म हो रहा है। सुरेश रोड जी ने स्पीकर को लेकर कई बातों का जिक्र किया, कहा कि वो निष्पक्ष होते हैं और वो सभी पार्टी के यानी कि सभी सदस्यों के होते हैं, वो विधानसभा के होते हैं, किसी एक पार्टी के नहीं। लेकिन इससे पहले विपक्ष के द्वारा हमने कई बार इस तरीके की रिएक्शन या टिप्पणियां स्पीकर्स को लेकर भी देखी, तो हम ये कहें कि ये सभी दलों पर फिर लागू होना चाहिए। मलकानिया जी ये सही है कि स्पीकर जो है वो होता तो सत्ता पक्ष से ही है, सत्ता पक्ष की ओर से होता है, परंतु उसको सहयोग सभी का मिलता है, विपक्ष भी उसके साथ होता है। और स्पीकर की ये ड्यूटी होती है कि वो निष्पक्ष होकर सभी सदस्यों को बराबर टाइम दे। और जैसे आज देखा गया, आज पहला दिन था, तो जिस प्रकार का बिहेव हुआ, मुझे लगता है कि आज तो निष्पक्षता सामने आई है। अब आगे क्या होता है ये तो अब 5 साल का समय होगा, 5 साल देखेंगे। कई मौके आते हैं जब सत्ता पक्ष को संरक्षण भी देता है, कई बार विपक्ष की अपेक्षा भी करता है, परंतु हमें आशा करनी चाहिए कि जो स्पीकर है, अध्यक्ष, चेयर पर जो भी बैठेगा वो निष्पक्ष होकर करेगा। और जो मुद्दे उठाए हैं, मुख्यमंत्री जब राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब देंगे तो उन सभी मुद्दों को जो विपक्ष द्वारा उठाए गए हैं उनका भी पूरा विस्तार पूर्वक जवाब देंगे। और उससे जो है वो विपक्ष भी संतुष्ट होगा। और जिस प्रकार नए सदस्य आए हैं, 40 सदस्य के करीब नए सदस्य हैं, उनको भी सदन में पूरा मौका बोलने का दिया जाएगा। ये हम सदन से भी और अध्यक्ष से भी यही आशा रखते हैं, और विपक्ष भी स्पीकर का सहयोग करेगा। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आज की चर्चा में समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। पंकज जी आपका शुक्रिया, सुरेश जी आपका, अमनदीप जी आपका, मलकानी साहब आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। पहला दिन रहा सत्र का, एक सकारात्मक माहौल नजर आया। इंतजार अब रहेगा अगले यानी दूसरे दिन का। फिलहाल बड़ी बहस से दीजिए इजाजत, नमस्कार।